हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी अनुसूची को देख रहे हैं जो हमारे संविधान में दी हुई है। अब देखो, कुछ तो अनुसूची मूल संविधान में दी हुई थी, कुछ हमने बाद में ऐड करी थी, कुल मिला के 12 है। अब ये कैसे है, चलो देखें। देखो, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें 8 अनुसूची थी, यानी कि मूल संविधान में इतनी थी। राइट बात है। अगर आपसे पेपर बोले तो आप बता देना कि भाई मूल संविधान में इतनी थी। अब अगर हम देखें वर्तमान में, अभी आपको है ना भाई, वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएंगी 4 और ऐड कर दी है, तो 8 और 4 टोटल हो जाती है 12। तो जब संविधान लागू हुआ तब कितनी है? 8, यानी कि मूल संविधान में कितनी है? 8। अभी कितनी है टोटल? 12। अब पहली वाली पे आ जाते हैं। देखो, पहली जो अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल, क्या कहती है? भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी की सूची दी गई है इसी में, यानी कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इसी में सूची मिल जाएगी आपको। प्रत्येक राज्य और यूटी का नाम और उसका क्षेत्रफल सीमा का उल्लेख इसी में मिल जाएगा आपको। नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण, नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन पर इसी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ओके। वर्तमान में भारत में आपको 28 स्टेट और 8 आपको यूटी देखने को मिल जाएंगे। तो पहली हो गई, आराम से, बहुत आसान से यहां से भाषा में लिखे हुए, तुम आराम से कर सकते हो। ओके, आराम से देखते हैं। दूसरी अनुसूची को देखते हैं। हाँ, यहां से निकलता है पेपर में, ठीक है। देखो, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण है। ठीक है। देखो, अब मान के चलो भाई, आपकी कहीं पे जॉब लगने वाली है, तो आप वहां जाके सबसे पहले क्या पूछोगे जी? सैलरी। ठीक है भाई, उसी के बाद आप शपथ लोगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे सबसे पहले दूसरी में क्या दिया हुआ है, ध्यान रखना, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की हुई। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग आदि शामिल है। ये नाम ध्यान रखना कि भाई ये कौन कौन है, कौन कौन से आपको पद देखने को मिल जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना। इन पदों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। ओके। न्यायाधीशों का एक बार वर्तमान में वेतन जो है ये देख लेते हैं। भारत के जो सीजीआई हैं अभी कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। तो उनको जो वेतन मिलता है वो 2.80, यानी कि 2,80,000 प्रति महीने के हिसाब से मिलता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से वेतन मिलता है। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से मिलता है। लेकिन जो हाई कोर्ट में अन्य जज होते हैं उनको आपको भाई ये हो जाएगा 2.25, यानी कि 2.25 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से वेतन मिलता है। ओके, तो इसमें आपको समझ में आ गया, वेतन और भत्ते से जुड़ी हुई है, पेंशन से जुड़ी हुई है। अब आ जाते हैं शपथ के मामले में। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। ओथ के बारे में इसमें है। अगर हम देखिए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश आदि को इसी अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होती है। ओके। शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा की बात कही जाती है। आपने सुनी होगी, वीडियोस आपने देखी होंगी जरूर। अगर हम देखिए चौथी अनुसूची को देखते हैं, फोर्थ शेड्यूल को देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। यानी कि ये यूं कह रहा है कि भाई राज्य से जो ये है ना मेंबर्स जाते हैं, कुछ यूटी से जाते हैं, है ना भाई, कितने जाते हैं, कैसे जाते हैं, कहां से कितने जाते हैं, ये चीज देखी जाती है इसमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई मैक्सिमम जो है राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी 250 पूरे नहीं हो रहे हैं। ओके। इन 250 में से अगर आप देखोगे 12 राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। अभी फिलहाल 250 नहीं हो रहे, तो कितने हो रहे हैं सर? अभी जो हो रहे हैं वो 229 तो आ जा रहे हैं भाई राज्यों से आपके। ओके, राज्यों से कितने आ जा रहे हैं? 229। ओके। और आपके 3 आ जा रहे हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, और 1 आ जा रहा है पुदुचेरी से। याद रखोगे, कहां से? पुदुचेरी से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहां पर, डन। अब आप बोलोगे सर ये तो टोटल कितने बैठे? ये तो 233 बैठे। हाँ, सही बात है भाई,
233 यहां से हो गए, 12 ये हो गए, कितने हो गए? 245 हो गए। तो अभी कितने आ रहे हैं 250 में से? 245। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी। एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चालू हो गई है, वहां से भी लोकसभा के मेंबर होते हैं और वहां पर विधानसभा भी चल रही है। 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 2019 में बन गया था वो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 2024 में विधानसभा के चुनाव हो गए, वहां से लोकसभा के भी मेंबर आते हैं, वहां से अब राज्यसभा के भी मेंबर आते हैं। आप बोलोगे सर कितने? फिर 4। 2025 में, याद रखोगे, वहां से ध्यान रखना 4 आने शुरू हो गए हैं राज्यसभा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे अब। तो यानी कि सर हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि 245 आ रहे थे, 250 में से 4 और आ गए, तो अब तो हमारे पास 249 आ रहे हैं। कहने को तो बिल्कुल सही बात है, ये 249 आ रहे हैं अब तो, ये ध्यान रखोगे 250 में से। लेकिन अब क्या नए पेपर जो हैं, क्या वो इस चीज को जोड़ेंगे? मानना यह है कि मुश्किल है कि अभी वो इस चीज को जोड़े, समझ गए? वो अभी भी थोड़े दिन इसी पर चलेंगे, 1-2 साल 245 वाले ही, समझ गए? इसी वाले फॉर्मूले पर चलेंगे, इसी सीटों पर चलेंगे। और अभी ध्यान रखोगे 249 तक मुश्किल है कि पेपर पहुंचे। अगर पहुंच जाए तो तुमने पढ़ रखा है, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है। अगर पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें बताया गया है कि किस राज्य यूटी से कितने सदस्य राज्यसभा में होंगे। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ओके, 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है। ओके, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से मध्य भारत और अन्य जनजातीय क्षेत्रों पर लागू। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आर्टिकल 244(1) ध्यान रखोगे काम करता है, और असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन 4 राज्यों पर तो ये लागू ही नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। कैसे? मतलब कि उसे ये अधिकार दिए गए हैं कि भाई मैं इस वाले क्षेत्र को एक जनजातीय क्षेत्र डिक्लेयर करवा सकता हूं। किससे करवा सकता हूं? राष्ट्रपति। तो यहां देखो, राष्ट्रपति जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियम बना सकता है। किसके कहने से? राज्यपाल के कहने से। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं 6ठी अनुसूची। यहां पर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था है। यहां 244 2 आर्टिकल लागू होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर हम देखें, इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है। इन परिषदों को कानून, कर और प्रशासन से जुड़े अधिकार प्राप्त हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो 7वीं अनुसूची, आप इसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। देखो 7वीं अनुसूची जो है वो आपको, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, एक आपको संघ सूची देखने को मिलेगी, एक आपको राज्य सूची देखने को मिलेगी, और एक इसमें संवर्ती सूची। असल में क्या है, इसमें शक्तियों का बंटवारा है, समझ गए? देखो यह क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। जैसे संघ सूची में जो विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, संवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं जो इसमें विषय आते हैं उन पर। ओके, अच्छा, संघ सूची में पहले जो विषय आते थे वो 97 आते थे, अभी 100 आते हैं। राज्य वाली में अगर हम देखें, पहले 66 आते थे, अभी 61 आते हैं। और संवर्ती वाली में पहले 47 आते थे, अभी 52 आते हैं। तो यहां से 5 निकाल के यहां 5 ऐड कर दिए गए। कौन से में? संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है भाई, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब देखो, संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, डाक, पासपोर्ट आदि। ठीक है भाई, देखो पासपोर्ट तक तो बहुत कम पहुंचता है एग्जाम में। ये जो रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा है ना, इसको पकड़ लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं राज्य सूची पर। ओके, सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, पंचायत आदि। ओके, और आपातकाल में केंद्र भी कानून बना सकता है।
ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर हम देखें किसमें, जो राज्य सूची में विषय आते हैं उन पर आपातकाल में केंद्र भी कानून बना सकता है, ध्यान रखना। समवर्ती सूची, इसमें तो भाई दोनों मिलकर बनाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा, विवाह, वन, बहुत इंपॉर्टेंट है वन, ठीक है भाई। दंड प्रक्रिया, बिजली आदि। ओके भाई, टकराव की स्थिति में केंद्र का, है ना भाई, कानून मान्य होता है। ओके, 8वीं अनुसूची को देखते हैं, यानी कि 8th शेड्यूल को देखते हैं। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, यानी कि मूल संविधान में इसमें केवल और केवल 14 भाषाएं थीं। इसमें पहले 1 जोड़ी गई, फिर इसमें 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई और अभी 22 है। अच्छा, जो 1 जुड़ी है वो अगर आप देखोगे 21वां संविधान संशोधन 1967 से कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो बाकी 3 जोड़ी गई हैं ये वाली, ठीक है भाई, ये 3 जो जुड़ी हैं ये 71वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी हैं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी प्लस मणिपुरी प्लस नेपाली, ठीक है भाई, ये इसमें जोड़ी गई। उसके बाद जो फिर 4 जुड़ी हैं, वो जो जुड़ी हैं वो 92वां संविधान संशोधन और 2003 से उन्हें ऐड किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ओके भाई, मैथिली, संथाली, ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखो। वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई भाई, ठीक है। ओके, मूल संविधान में केवल 14 थी। ओके, समय समय पर संविधान संशोधन द्वारा नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब आगे देख, अब आ जाते हैं 9वीं अनुसूची पर, 9 शेड्यूल। ये तो भाई बाद में जोड़ी गई है और ये जोड़ी गई है पहला ही संविधान संशोधन 1951 से। ओके भाई, ये ध्यान रखना है। भूमि सुधार और सामाजिक सुधार से संबंधित कानून प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कितने विषय आते? 284 विषय आते। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्या आप जो इसमें विषय आते हैं उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब आ जाती है 10वीं अनुसूची। इसको भी अनुसूची को बाद में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 से, और ये दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। सांसद या विधायक के पार्टी बदलने पर सदस्यता समाप्त हो सकती है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। ओके, अगर हम देखें 11वीं अनुसूची देखते हैं, 11th शेड्यूल। अब 11वीं वाली जो है ये किससे जुड़ी है भाई? अगर हम देखें 73वां संविधान संशोधन 1992 और ग्राम पंचायतों को कानूनी दर्जा, और ग्राम पंचायत क्या है? स्थानीय स्वशासन है भाई, है ना। क्या हो जाएंगी ये? स्थानीय स्वशासन में आती हैं। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था सरकार को हमेशा से ही, समझ गए। लेकिन स्थानीय स्वशासन इतना मजबूत आज के समय पे है नहीं है ना, बस प्रधान जी की सैलरी आ रही होती है, उसके बाद कुछ नहीं है हिसाब किताब ढंग का। अब देखो देखो, छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं ना वो गांव में ही सुलटाए जा सकते हैं। प्रधान को बिठाया जाए, प्रधान दोनों पक्षों को फिर बिठाए, बात करे, वहीं सुलटाए, नहीं, उल्टा प्रधान को लपेट देते हैं, समझ गए। और देखो, हम ना क्या काम करते हैं सबसे, देखो हम पावर को पकड़ के उसको निचोड़ना जानते हैं कि कैसे इसको रगड़ दे हम, समझिए। जैसे गांव में कोई पुलिस का कोई दरोगा आ गया तो उस पे ना कुछ लोग क्या है कि अच्छा ये दरोगा बन रहा है, अभी मैं इसको दिखाता हूं, हम उसके एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं, पावर के एकदम अगेंस्ट चले जाते हैं। ऐसे ही प्रधान, अरे प्रधान जी से तो हमारी रोज बातचीत होती है, प्रधान तो हमारे साथ ही रहता है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करता है, समझिए, ऐसे बता देते हैं उसको, समझ गए। अरे अगर हमारी बात ना मानी तो लपेट देंगे। ये सिचुएशन गलत है। जो हमारी पंचायतें हैं वो इसीलिए है कि अगर आपके यहां पर पहले तो एक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं आ रही हैं उसको गांव गांव तक पहुंचाई जाए, क्योंकि भारत की जड़ जो शुरू होती है वो गांव से ही होती है। अगर गांव ही ढंग के नहीं रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। गांव से ही निकल के लोग शहरों तक पहुंचते हैं, आगे बड़े लेवल तक, इंटरनेशनल तक पहुंचते हैं लोग, है ना। अब गांव को अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब गांव में कोई विवाद हो गया है तो उस विवाद को भी वही सुलटाओ, कोई योजना आ रही है उसका भी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, बस प्रधान जी को ही पता है अरे ये तो लड़ते रहेंगे आपस में, पुलिस के पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, चलो एकदम पुलिस के पास, छोटा सा केस बन जाए, छोटी सी बात हो जाए, पुलिस को बुलाओ एकदम से। और पुलिस को भी ये बात पता होती है, अगर
पुलिस तंग करना चाहे ना तुमको, बहुत आराम से कर सकती है, क्योंकि तुम गलतियां इतनी करते हो। लेकिन वो तो पुलिस वाले जानते हैं कि भाई इसको छोटी सी बात के लिए कोर्ट तक ना आना चाहना, चलो यहीं इसका सुलटारा कर देते हैं, समझ गए। और अगर वो छोटी छोटी सी बात को आपको कोर्ट भेजने लगे तो सोचो कितने तंग हो जाओगे। एक बार मामला कोर्ट में गया, तंग, जिसने करा है वो भी तंग और जिस पर हुआ है वो भी तंग। पैसा दोनों तरफ से लग रहा होता है, आने जाने के समय दोनों तरफ से लग रहा होता है। और फिर अगर तुम ये सोच रहे हो जब हम चाहेंगे तब हम इसको सुलटा लेंगे, कोर्ट इतना वेला नहीं है कि तुम्हारा ही मामला बिठाएगा पहले कि हाँ चलो यार इनका मामला सुलटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम आज अर्जी लगाओगे कि हमें मामला सुलटाना है, 1-1.5 साल खिंच जाएगा मामला, समझिए, और पैसा फूकता रहेगा ऐसे ही बराबर। थोड़ा सा सेंस लगाया करो, छोटी छोटी बात पे कभी भी पुलिस को मत बुलाओ, वही मामला सुलटा दो। लेकिन ईगो इतनी भर गई है ना कि जब तक अपने ठंडे ना हो जाएंगे मामले और दूसरे वाले का ठंडा ना हो जाएगा मामला, तब तक बात नहीं बनेगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इस इंटरेस्ट में खुद का भी मामला खराब हो रहा होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। इस चीज पे मत जाओ, अपनी इन्हीं चीजों को अच्छे बनाओ। तुम नए नागरिक हो, समझे, नई चीजें, मॉडर्न जमाने के बंदे हो, अपनी बातों को समझो अच्छे से। चलो 11वीं अनुसूची, उम्मीद है अब तो तुम्हें सारी चीज समझ में आ गई होंगी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की सूची है, इसमें कुल 29 विषय आपके शामिल हैं। 73वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखोगे, अधिनियम 1992 द्वारा ये जोड़ी गई। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गरीबी उन्मूलन आदि इसमें शामिल हैं। अब आ जाते हैं 12वीं अनुसूची की तरफ। अब इसमें आ जाता है नगर पालिका, है ना भाई, ध्यान रखोगे, नगर निगम, नगर निगम, शहरी स्थानीय निकायों के कार्य। शहरी स्थानीय स्वशासन में आपके नगर पालिका, नगर निगम आते हैं, उनको कानूनी दर्जा देना। जैसे 11वीं अनुसूची से ग्राम पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया गया, ऐसे यहां पर इनको कानूनी दर्जा देना था। जो नगर पालिका है वो आपको छोटे शहर और कस्बे में देखने को मिलेगी, छोटे शहर और कस्बे, यानी कि इसकी जहां की आबादी 20,000 से 5 लाख के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो नगर निगम है ये 5 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर मेयर यानी कि महापौर के चुनाव होते हैं, ठीक है। और यहां पर तो अध्यक्ष ही बोला जाता है, अध्यक्ष को, लीडर को अध्यक्ष ही बोला जाता है, और वहां पे ध्यान रखोगे मेयर बोला जाता है। पावर उसकी ज्यादा है भैया, वो बड़े शहर में बैठा हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसमें ध्यान रखोगे ये जोड़ी गई है, और इसमें विषय है कितने, 18। शहरी योजना, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, सार्वजनिक सुविधाएं आदि इसमें शामिल है। ओके, उम्मीद है तुम यहां तक ये चीज समझ गए होगे, सारी इंपॉर्टेंट है ये। और जो मैंने बताया ग्राम पंचायत वाला मामला, उसको सीरियसली लो, सरकार ने वो दे क्यों रखा है, और तुमको है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ताकि मामले परेशान ना हो। आम आदमी जा रहे हैं कोर्ट तक, लंबे लंबे, ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट जा रहे हैं, अरे कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसे करके मानूंगा, वैसे करके। अरे भैया, खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान है, समझिए, कोई ना कोई तो किसी में किसी ना किसी को फंसा ही रहा होता है। और आज की जनता बहुत समझदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इसकी जो पीडीएफ है वो ऐप पे मिल जाएगी आपको, फिनिश चौधरी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी डेली बेसिस पर ये क्लास आती है, कुछ दिन में ये क्लास लाइव चलनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो तैयार रहो लाइव के लिए भी, क्योंकि एग्जाम अब तुम्हारा आने ही वाला है। लगभग इसमें आप कह सकते हो कि 3 महीने के आसपास इसमें आपको पड़े हुए हैं अभी, तो 3 महीने, है ना। अब जब तक ये आपके प्रैक्टिस सेट पूरे पूरे चलेंगे बिंदास, तो रेडी रहो उसके लिए। और ये 3 बजे ही लाइव चला करेगी। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। 5 बजे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस की क्लास देखने को मिल जाएगी, और 9 बजे एसएससी जीडी और एमटीएस की चल रही है, उसका भी एग्जाम आने ही वाला है फेब्रुअरी, दोनों का, एमटीएस का भी और जीडी का भी। थैंक यू, फिर मिलूंगा मैं अगली क्लास में, तब तक